कैसे हो बच्चों? हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट किया था काफ़ी हद तक। और उसमें दो मेथड थे जो मैंने आपको छुड़वा दिए थे, बोला था कि भाई अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इनको कवर करूंगा। और इनमें डेप्रिसिएशन में एक मेथड था आपके पास एन्यूटी मेथड। बच्चे एन्यूटी मेथड बेसिकली किसको कवर करता है? एन्यूटी मेथड कवर करता है इंटरेस्ट को। कौन सा इंटरेस्ट? देखो, आपने एक मशीनरी परचेज की 5 लाख की। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये 5 लाख की मशीन परचेज ना की होती, ये 5 लाख आपने यहाँ ब्लॉक ना किया होता, तो आप इसे कहीं और इन्वेस्ट करते, और आप इसको जहां पर इन्वेस्ट करते वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैसा आपने वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा आपने मशीन में लगा दिया। तो मशीन की जो कॉस्ट है उसमें हम लोग ये भी मान लो मैंने 5 लाख की खरीदी, लेकिन मैं ये भी तो देखूंगा ना कि इस 5 लाख से मैं 1 लाख का इंटरेस्ट कमा सकता था। तो 5 लाख प्लस 1 लाख, उसकी कॉस्ट कितनी कर दूंगा? मैं 6 लाख कर दूंगा। इस मेथोडोलॉजी को एन्यूटी मेथड कहा जाता है। आइए एक बार रीडिंग करते हैं इसकी। थोड़ा सा हाई लेवल का है फाउंडेशन के अकॉर्डिंग या सीपीटी के अकॉर्डिंग आपके, तो चांसेस कम रहते हैं इसके आने के, बट फिर भी है टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। This is the method of depreciation which takes into account the element of interest on capital, and seeks to write off the value of asset as well as the interest lost over the life of asset। कहता है हम वैल्यू जो करते हैं राइट ऑफ, वो उस एसेट की वैल्यू भी राइट ऑफ करेंगे एज वेल एज द इंटरेस्ट लॉस्ट, और जो हमारे इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। इट एज्यूम, ये एज्यूम करेगा कि अमाउंट लेड आउट इन एक्वायरिंग द एसेट, जो अमाउंट आपने दिया है एसेट को एक्वायर करने के लिए, इफ इन्वेस्टेड एल्सवेयर, वो आपने अगर कहीं और लगाया होता, वुड हैव अर्न्ड इंटरेस्ट विच मस्ट बी रिकॉर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। तो वो अगर आपने कहीं और लगाया होता तो आपको इंटरेस्ट कमा कर देता, तो इसीलिए उसको कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना लिया जाएगा। किसको? जो इंटरेस्ट का आपका नुकसान हुआ। On the basis the amount of depreciation to be annually provided on the account is ascertained from the annuity table। यहाँ पर एक एन्यूटी टेबल की फिगर आपको गिवन होगी, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और उस एन्यूटी टेबल की फिगर की मदद से आप इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करोगे। डन। दिस प्रोपोर्शन इज रिवर्स, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। एंट्री देखना, जो इंटरेस्ट आपने नुकसान हो गया, जो इंटरेस्ट आपको मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, उस इंटरेस्ट के लिए आप क्या एंट्री करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट आपने इनकम बना ली, और वो इनकम आपने कैपिटलाइज कर दी किसमें? उस एसेट में। अब डेप्रिसिएशन आपने राइट ऑफ किया एसेट अकाउंट, अगर आप प्रोविजन का बना रहे हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर आप उस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हो, और जो इंटरेस्ट आपका है वो भी आपका पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम एक तरीके से आपकी नोशनल इनकम, इसको नोशनल इनकम कहा जाता है। वो इनकम जो एक्चुअली आपको मिली नहीं है लेकिन आपने उसको अपनी इनकम समझा है। इलस्ट्रेशन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। A lease is purchased on 1st April 2012 for 4 year। 1 अप्रैल 2012 को आपने 4 साल के लिए एक लीज पे लिया है कुछ, कॉस्ट है 2 लाख। इट इज प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज बाय एन्यूटी मेथड, आपको फॉलो करना है। 5% इंटरेस्ट का रेट है। अ रेफरेंस टू द एन्यूटी टेबल शोज डेट, अब ये रेफरेंस दिया है उसने एन्यूटी टेबल का, आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको रेफरेंस दी होगी। shows that to depreciate ₹1 by annuity method over 4 year, to depreciate ₹1, 1 रुपए को अगर मैं डेप्रिशिएट करता हूँ 4 साल तक 5% का इंटरेस्ट चार्ज करके, तो 1 मस्ट राइट ऑफ अ सम ऑफ दिस, आपको इतना राइट ऑफ करना चाहिए 4 साल में 1 रुपए के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें 1 रुपए का राइट ऑफ नहीं करना, हमें कितने का राइट ऑफ करना है? हमें 2 लाख का राइट ऑफ करना है। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन बन गई पर ईयर की, ये आपकी डेप्रिसिएशन बन गई। आपको लीज अकाउंट बनाना है,
ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने कितने का परचेज किया, 2 लाख का। अगर ये 2 लाख यहाँ आप मशीन परचेज ना करके कहीं और लगाते तो 2 लाख का 5% आप 10,000 कमा लेते, तो 2,10,000 आ गया। इस 2,10,000 पे डेप्रीशिएशन कैसे लगाओगे, ये डेप्रीशिएशन आपकी अब कांस्टेंट हो गई, ये डेप्रीशिएशन आपकी कांस्टेंट हो गई 56402, ये आपकी कांस्टेंट हो गई डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन हो गई, ये बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस को उठाओ और ये 5% इस पे लगाओगे तो ये आपका 76 आ गया, टोटल हो गया। डेप्रीशिएशन अभी भी कांस्टेंट है, ये बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस पे आप इंटरेस्ट लगाओगे, फिर आपका डेप्रीशिएशन कांस्टेंट रहेगा। वेरिएशन ऑफ एसएलएम है, क्या कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही वेरिएशन है, बट स्ट्रेट लाइन मेथड और उसमें क्या फर्क है, वहां पे सिर्फ कॉस्ट होती है। जैसे आपकी कॉस्ट थी 2 लाख, अगर मैं 2 लाख को 4 साल में करता तो 50,000 आ जाता सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं है, 56,402 है। तो ये लगभग 6,402 जो इंक्रीज हुआ है, वो क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट के कंपोनेंट को भी कंसीडर किया गया है। स्ट्रेट लाइन मेथड में इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। ये आपका 56402 आ गया, ये लास्ट में इंटरेस्ट आप देखोगे ये एग्जैक्ट आ जाएगा आपका, ये लीज मेथड है बच्चे। अगर आप पीएनएल अकाउंट देखोगे तो पीएनएल में 2 चीजें जाएंगी, टू डेप्रीशिएशन डेबिट साइड नुकसान है, बाय इंटरेस्ट क्रेडिट साइड फायदा है। 10,000 या ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो जाएगा, 10,000, 7,000, 5,000, 2,000। तो ये एन्युटी मेथड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक मेथड और यूज होता है यहाँ पर, सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड, देखो मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप मुझे रिजर्व एंड रिजर्व फंड में फर्क बता सकते हैं? रिजर्व क्या है, रिजर्व फंड क्या है, आप इनमें फर्क बता सकते हैं? अगर आप पीएनएल का, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक पोर्शन निकाल के साइड में रखते हो, आप हर साल उसको एक्यूमुलेट करते हो, इकट्ठा करते हो, तो वो क्या बन रहा है, रिजर्व बन रहा है। आपने सुना होगा जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाल के तो साइड में रख ही रहे हो, जितना पैसा आप यहां पर रख रहे हो उतना ही पैसा आप बैंक से निकालकर बाहर मार्केट में कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ही पैसा। तो फिर वो जो रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड नजर आता है, वो रिजर्व के नाम से नजर नहीं आएगा, वो रिजर्व फंड के नाम से नजर आएगा। डन है, यहाँ पे क्लियर है? तो रिजर्व का मतलब क्या हो गया, आपने प्रॉफिट में से एक पोर्शन निकालकर साइड में रख दिया, वो रिजर्व बन गया। रिजर्व फंड का मतलब क्या हो गया, रिजर्व फंड का मतलब हो गया कि जितना पोर्शन आपने पीएनएल से निकाल के साइड में रखा उतना ही आपने मार्केट में इन्वेस्ट भी कर दिया। डन। सिंकिंग फंड, इफ अब ये पॉइंट आपका सिंकिंग फंड का था कि जितना पैसा हम डेप्रीशिएशन में डालेंगे, डेप्रीशिएशन में प्रोविजन बनाएंगे, उतना ही पैसा हम मार्केट में इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, ताकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी यूजफुल लाइफ होती है एसेट की, चाहे 3 हो, 5 हो, 10 साल हो, उसके बाद जब हमको उस एसेट को रिप्लेस करना है, तो जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया था हम उसको एनकैश करा लेंगे और मार्केट में जाके उसका सब्सटीट्यूट मशीनरी परचेज कर लेंगे। तो सडन जो पैसों का बोझ है वो फर्म पर नहीं आएगा, वो कंपनी पर नहीं आएगा। इफ लार्ज, अगर ऐसा है कि लार्ज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की रिप्लेसमेंट के लिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ, it may not be advisable to leave in the amount of depreciation set apart annually। तो सिर्फ आप ये नहीं है कि आपने उठाकर डेप्रीशिएशन साइड में रख दिया, फॉर इट मे और मे नॉट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेडिली रियलाइजेबल एसेट टू द एंटरप्राइज एट द टाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप सिर्फ डेप्रीशिएशन का प्रोविजन बनाए जा रहे हो, उसको बनाए जा रहे हो, तो जिस दिन आपको पैसों की जरूरत होगी उस दिन आपके पास पैसा होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो सेफगार्ड दिस पोजीशन, अब ऐसा ना हो
द अमाउंट एनुअली प्रोवाइडेड फॉर डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट है जो एनुअली प्रोवाइडेड होता है फॉर डेप्रिसिएशन मे बी प्लेस्ड टू द क्रेडिट ऑफ सिंकिंग फंड। आपने डेप्रिसिएशन फंड भी बोल सकते हो आप इसको ना, आप डेप्रिसिएशन रिडम्पशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड भी इसको बोल दिया जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय एक इक्विवेलेंट अमाउंट मे बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आपने जितना पैसा प्रोविजन में ट्रांसफर किया डेप्रिसिएशन में, उतना ही पैसा आपने बैंक से निकाल कर मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी कर दिया। द इंटरेस्ट ऑन दीज सिक्योरिटीज, और जब इस पे इंटरेस्ट, सर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है ना, तो जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा रहे हो क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जब रिसीव होगा, वो भी दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, उसी सिंकिंग फंड में। अमाउंट thereof would be credited to the sinking fund account. The amount of annual provision for depreciation in such a case is calculated। अब जो आप amount of annual depreciation calculate करते हो, वो calculate होगी after taking into account interest that the amount annually invested shall be earning over a period, this will remain reinvested। ये तो सेम है। अब जब आपको एसेट को रिप्लेस करना है, भूल गए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? आपने एक एसेट परचेज किया था, उसको रिप्लेस करना है 10 साल बाद, अब वो 10 साल बीत चुके हैं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा रहे हो उनको सोल्ड करो और नया एसेट परचेज कर लो विद द प्रोसीड ऑफ द सेल। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। बुक वैल्यू ट्रांसफर होती है, कोई भी अमाउंट रियलाइज होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सिक्योरिटी पे, वो भी ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड में और ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसको। अगर कुछ लास्ट में बैलेंस बचता है, सिंकिंग फंड में कुछ भी बैलेंस बचता है, तो वो पीएनएल या जर्नल लेजर में आप ट्रांसफर कर दोगे। जर्नल एंट्री, एंट्री होती थी ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब क्या कर रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया और वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हो गई। अब इन्वेस्टमेंट जितना डेप्रिसिएशन का है उतना ही आपने बाहर इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट ओपन कर ली, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। In subsequent year for interest earned on sinking fund investment and on investment of the interest and depreciation। अब सब्सिक्वेंट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे, वो भी जाएगा सिंकिंग फंड में, एंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपको पैसा मिला, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? सिंकिंग फंड अकाउंट में। इन एडिशन टू दीज entries, entry number 1 and 2 will also be passed in subsequent year for transfer of depreciation। depreciation तो हर साल आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में भी और सिंकिंग फंड में भी। अब आपके पास ईयरली डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट दोनों को उठाओ और इन्वेस्ट कर दो इन्वेस्टमेंट में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। जब सेल करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, अगर लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड। For transfer of amount to the extent of book value of the asset from the asset to sinking fund, ये मैं आपको बता दूंगा। एनी सरप्लस इन सिंकिंग फंड उसको ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, तो सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व, अगर डेफिसिट पड़ रहा है तो पीएनएल से उठा लो। डन। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखना, बहुत प्यारी इलस्ट्रेशन है। आने के चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊंचा पॉइंट हो जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। On 1st April 2013, Zee Limited purchased the lease of the property for rupees 10 lakh। The lease would expire on 31st March 2016। 31 मार्च 2016 को ये एक्सपायर होगी। 2013 में आपने परचेज की है, 3 साल का खेल है। जी लिमिटेड डिसाइडेड टू सेटअप अ सिंकिंग फंड। जी लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो एक सिंकिंग फंड सेटअप किया जाएगा। सिंकिंग फंड वॉज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड विद एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक शेयर निकालकर सिंकिंग फंड में डाला जाएगा हर साल। द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टमेंट वो भी सिंकिंग फंड में जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है रियलाइजेशन ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को जब बेचोगे, तो वो भी आपका सिंकिंग फंड में ही जाएगा। सिंकिंग फंड है क्या? वॉज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब वॉज टू बी रिप्रेजेंटेड का मतलब है कि जितना सिंकिंग फंड है उतना ही आप इन्वेस्ट करते हो कहीं ना कहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वॉज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय
स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में एंड एनी सम मेड अवेलेबल टू द सिंकिंग फंड वर टू बी इमीडिएटली इन्वेस्टेड एक्सेप्ट एट द टर्मिनेशन ऑफ फंड। देखो जिस साल में आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी है उस साल में आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में तो आपको उसे बेचना है। देखेंगे कैसे। 3 साल में क्या क्या हुआ। ये आपका पहला साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2014 को। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट 3,20,000 वॉज मेड एंड दिस सम वॉज इन्वेस्टेड। तो पहले ये 3 लाख उठाकर आप पीएनएल से ट्रांसफर करोगे सिंकिंग फंड में, और उसके बाद इतना ही अमाउंट आप बैंक से निकालकर इन्वेस्ट कर दोगे मार्केट में। इसकी एंट्री देखना चला। आपने बनाया सिंकिंग फंड अकाउंट 31 मार्च 2014 को, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से आपने 3,20 डाल दिया, ये बैलेंस शीट आ गया। इसी डेट पर आपने टू बैंक की मदद से सेम डेट पर आपने 3,20 आपने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। समझ आई बात। हर साल एक अमाउंट आप पीएनएल से उठाकर डेप्रिसिएशन के नाम से सिंकिंग फंड में डालोगे, और उतना ही अमाउंट उठाकर आप बैंक से इन्वेस्ट भी कर दोगे। तो ये इसका नेचर डेबिट होता है, इसीलिए डेबिट में इंक्रीज हुआ। ये आपका कहीं ना कहीं एक प्रोविजन टाइप एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो ये क्रेडिट से स्टार्ट हुआ। ये मेरी पहली एंट्री थी। 13 अक्टूबर 2014 को इन्वेस्टमेंट वर ओरिजिनली कॉस्टेड 1,10,000 वर सोल्ड फॉर 1,20 एंड द प्रोसीड ऑफ सेल्स वर री इन्वेस्टेड। 1,10,000 की कोई इन्वेस्टमेंट थी, उसको आपने 1,20,000 में बेचा। अब ध्यान से देखना, जब आप 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,20 में बेचोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक 1,20, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तो पीडी था, 10,000 का प्रॉफिट हुआ जो कि कहाँ चला गया, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो पहले तो ये 1,20 का बेचा और 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये 10,000 उठकर ये आपका बैलेंस चल गया, ये 10,000 उठकर आपका सिंकिंग फंड में चला गया, और फिर ये पूरा 1,20 आपने उठा के दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ये मेरा 14 अक्टूबर की एंट्री थी। 13 अक्टूबर की 31 मार्च 2015 ये मेरा सेकंड ईयर क्लोज हो रहा है। 3,20,000 सेम अप्रोप्रिएशन है, लेकिन इस बार 16,000 इंटरेस्ट भी है। तो 3,20,000 और 16,000 दोनों उठाओ, ये 16,000 और ये 3,20,000 ये आपने सिंकिंग फंड में डाले, और सारा मिला के ये आपका बैलेंस शीट ही आ गया। और ये 3,20,000 और 16,000 आपका उठकर इन्वेस्ट भी हो जाएगा 3,36,000। तो ये आपका बैलेंस शीट ही आ गया सेकंड ईयर पे। थर्ड में आ जाओ। 9 अगस्त को इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट 2,10 थी, आपने 20,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। अगेन सेम चीज है, 2,10 का 2,20 में बेच रहे हो, 20,000 के प्रॉफिट में तो 2,30 पे बेच रहे हो। 20,000 का प्रॉफिट है, ये 20,000 का प्रॉफिट उठकर आपका यहाँ चला गया, ये बैलेंस बीडी है। फिर दोबारा से सेम एंट्री होगी। इसके बाद इंटरेस्ट है 48,000 वॉज रिसीव्ड विच वॉज नॉट इन्वेस्टेड। यार एक बात बताओ ना, मैं 31 मार्च 2016 को इन्वेस्ट क्यों करूंगा दोबारा? उस डेट पर तो मुझे उसे बेचना है, नया एसेट परचेज करना है। तो आपको सिर्फ ये इंटरेस्ट मिला, तो इसको आप सिंकिंग फंड में तो डालोगे, लेकिन आप देखोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब और इसके अलावा वो तो है ही नहीं आपके पास, डेप्रिसिएशन कितना डाला है वो इन्होंने बताया नहीं है। ऑल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दी 660 में, और कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट of an amount required to make up a sinking fund to rupees 10 lakh was made and this amount was not invested। इस लाइन को थोड़ी देर में पढ़ें। पहले ये बात करता हूं कि 6,60,000 में आपने बेच दिया है अपना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया 6,60,000, ये बैलेंस बीडी चल ही रहा था आपका। अब 6,60,000 में बेचा, ये 2,30,000 जो आपको मिला, ये आपने दोबारा री इन्वेस्ट भी करा था, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया एज अ लॉस 26,000, और ये उठ के जाएगा सिंकिंग फंड में। और आपको सिंकिंग फंड का बैलेंस बनाना कितना है, आपको 10 लाख चाहिए, ये लिखा था इन्होंने यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। एक कंट्रीब्यूशन आपको करना है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक सिंकिंग फंड 10 लाख बनाया गया, दिस अमाउंट वाज नॉट इन्वेस्टेड। अब जितना कंट्रीब्यूशन आपको प्रॉफिट से चाहिए वो डेप्रिसिएशन के नाम से आपने उठा लिया बैलेंसिंग फिगर, ये रहा, ये एंट्री है। तो आपने क्या सीखा सिंकिंग फंड मेथड में? आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं,
एक बनेगा सिंकिंग फंड, एक बनेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ईयर 1 की बात करूं तो डेप्रिसिएशन टू सिंकिंग फंड एक अमाउंट आएगा। इतना ही अमाउंट आप उठाकर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, डेबिट टू बैंक। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक आप इसमें डाल दोगे उठा के फर्स्ट ईयर एंड में। ईयर 2 में क्या होगा, अब एक तो मिलेगा आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर? इस इन्वेस्टमेंट पे। जो इंटरेस्ट आपको इस इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा आप उसकी एंट्री करोगे। क्या एंट्री होगी? मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, ये मैं इनको हटा ही देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा सेम आपको ये मिल गया, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या करोगे सेकेंड ईयर में? दोबारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, आप जितना अमाउंट हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करते हो वो करोगे। और अब यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप जो इन्वेस्ट करोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? इसमें कौन सा अमाउंट आएगा सर? इसमें दोनों अमाउंट आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों मिलाकर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में होगा, ऐसे ही फोर्थ ईयर में होगा। लेकिन जिस ईयर में आपको उस पैसे की ज़रूरत है, आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, उस ईयर में आप सिंकिंग फंड में तो ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। इसको अच्छे से देखना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीज अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ये बेकार का पॉइंट है। ठीक है जी, और तो इसमें कुछ खास ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अब ये हमने उस दिन स्टार्ट किए थे, एक बार इनको देख लेते हैं ज़रा। ओरिजिनल कॉस्ट है 12,60,000, सैलवेज वैल्यू 0, यूज़फुल लाइफ है 6 ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, अंडर फर्स्ट ईयर का निकालना है आपको। तो फर्स्ट ईयर का कैसे निकालोगे? 12,60,000। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में नीचे तो आप करते हो n यानी 6, n+1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 21। और वैसे करना है तो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऊपर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का है तो 6, सेकंड का होता तो 5। 12,60,000 डिवाइड बाय 21 इंटू 6, 3,60,000 आपका आंसर आएगा। ऑब्सोलेंस का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी ऑब्सोलेंस होता है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड भी होता है, चेंज इन मार्केट डिमांड भी उसी वजह से आती है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड होगा। Number of production of similar unit expected to be obtained from the use of an asset by an enterprise is called production life. If a concern proposes to discontinue its business from March 15 and decided to dispose of all its plant within 4 months, balance sheet on 31 March 2015 should indicate the plant at their realizable value. ये कंसेप्ट होता है। मान लीजिए 31 मार्च 2015 को आपको बंद करना है, लेकिन आप अपना बिजनेस ही बंद करना चाहते हो, और 31 मार्च 15 के बाद 4 महीने 6 महीने के बाद आपको लगता है आप सब कुछ बेच दोगे, तो 31 मार्च 15 की जो बैलेंस शीट है वो बुक वैल्यू पे नहीं बनेगी, वो रियलाइजेबल वैल्यू पे बनेगी, जितना अमाउंट आपको उसे सेल करके मिलेगा। इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन क्या होगा ये आप देख लेना। द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट येट टू बी एलोकेटेड इज रिटर्न डाउन वैल्यू आप बोल सकते हो, जितना अभी डेप्रीशिएट नहीं हुआ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, क्या बेकार की बातें। ओरिजिनल ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा ये वाला पॉइंट देखना एक बार, ये कुछ अच्छा लग रहा है। मशीन की कॉस्ट है 20 लाख,
2 ईयर लेटर, 2 साल बाद बुक वैल्यू 10 लाख आ गई। सर बुक वैल्यू 10 लाख आ गई, यानी 2 साल में आपने डेप्रीशिएशन कितनी लगा दी? 2 साल में आपने आधी डेप्रीशिएशन लगा दी 10 लाख की। तो 1 साल में डेप्रीशिएशन कितनी लगाई होगी आपने? 5 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो 25% का डेप्रीशिएशन का रेट आ गया। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको नहीं करता। बस ठीक है जी। और मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ खास होगा, और ऐसा कुछ नहीं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एन्युटी मेथड को प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, और इसी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, लेकिन एन्युटी मेथड को जरूर अच्छे से देख लेना। तो ये मेरा आप लोगों के साथ डेप्रीशिएशन चैप्टर था। अब डेप्रीशिएशन चैप्टर के बाद मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा। अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम अभी बताते हैं आपको, आइएगा। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप देख सकते हो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आपको पता है, आपका तो नहीं पता मुझे, जब मैं छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ वैसे तो मैं, जब मैं और छोटा था बचपन में अपने, मेरे को ना ये दाल जो होती है ना, पल्सेस, जो दाल हम लोग खाते हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मूंग में फिर छिलके वाली दाल, साबुत मूंग, मसूर, मेरे को ये नाम समझ ही नहीं आते थे कभी। आपको भी नहीं आते होंगे फॉर श्योर। यही समझ नहीं आता कौन सी दाल, 10 तरह की दालें हैं। अब मम्मी कई बार बोल देती थी कि जा बेटा जरा दाल ले आ दुकान से जाके। अब जो मोहल्ले की दुकान होती थी उससे जान पहचान थी, आंटी की अंकल की दुकान थी वो। तो अब मेरे को क्या पता कौन सी दाल, तो मम्मा क्या करती थी, मेरे को उन्होंने दाल दे दी और कहा कि जाओ ये दाल जाके दुकान पे दिखा देना और ये वाली दाल ले आना। अब हम छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए जाते थे, जितनी दुकान मुट्ठी भर के दाल देते थे, वहां पहुंचते पहुंचते वो मुट्ठी खोलते थे तो 2-4 दाने निकलते थे उसमें से। अब उसे देखकर ही आंटी जो है वो भी चकरा जाती थी कि यार इसको देख के कौन सी दाल दूं। उन्हें खुद नहीं समझ आता था कौन सी दाल है, फिर भी वो मिला के उन 2-4 दानों से जितना उनसे हो सकता था वो एक दाल हमें दे देती थी। अब उन आंटी की तरफ से सेल हो गई है, लेकिन हम उन्हें बोल के आते थे कि आंटी जी दिखाऊंगा घर जाके। अगर मैंने ये घर जाके दाल दिखाई और मम्मी ने बोला कि हाँ ये वही दाल है जो मेरे को चाहिए थी, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा आंटी जी, तब आप इसको अपनी सेल मानना। यानी आंटी ने हमें माल दे दिया है, गुड्स दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हमारी तरफ से अप्रूवल नहीं गया। जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे, जब तक उनकी तरफ से वो सेल कंसिडर नहीं की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी तरफ से अप्रूवल ही जरूरत है, नहीं, 2-3 पॉइंट हो सकते हैं यहां पर, मैं आपको बताऊं। व्हेन सेलर will record goods sold on approval basis as sales। कब वो उसको रिकॉर्ड करेगा? कोई भी 3 सिनेरियो हो जाए। पहला, बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल। ये तो यार एक बात तो बताओ, आप लोग तो फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन में आए जितना मुझे याद है आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट है ना लॉ का। उस लॉ में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से एक जो है वो सेल ऑफ गुड एक्ट भी है, 1930। 1930 है ना, आई होप 1930 होगा। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 या 1830 ऐसे ही कुछ है। तो ये तो उसमें भी है, उसमें भी सेम चीज़ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार ढंग से पढ़ना उस पॉइंट को। सेल ऑफ गुड एक्ट में ये आता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। वहाँ पर ये पॉइंट आता है जो मैं लिख रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर रॉ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लीगल लैंग्वेज जो आप वहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बायर ने अपनी अप्रूवल दे दी है, बायर ने बोला है ठीक है जी मैं तैयार हूँ, मैंने ये वही गुड्स हैं, मुझे पसंद आ गए हैं, एक काम करो सेलर, आप अपना इसको सेल रिकॉर्ड कर लो। डन सर, बहुत बढ़िया हुआ। सेकंड, बायर डन सम एक्ट
which signifies his acceptance। बायर ने कुछ ऐसा किया है कि उसकी एक्सेप्टेंस मान ली गई है। जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया कि मैं दाल परचेज करके लाया था। पहला केस तो क्या है, जहां पर मैंने आंटी को फोन करके बोला आंटी हाँ जी वही दाल है, हमने परचेज कर ली है, ये तो मेरा पहला केस हो गया। दूसरा केस, मैंने कोई फोन नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैं थोड़ी देर के बाद दुकान के आगे से निकला, आंटी ने पूछा बेटा उस दाल का क्या हुआ। मैंने कहा आंटी वो दाल ही नहीं थी, आपने दूसरी दे दी। उन्होंने कहा कोई नहीं दाल वापस ले आओ। मैंने कहा नहीं आंटी वो तो दाल हमने बना के खा ली। अगर हमने वो दाल बनाकर खा ली है तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि ये दर्शाता है कि हाँ जी मैंने उस ट्रांजैक्शन को, उस सेल परचेज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो भी उसे सेल मान लिया जाएगा। थर्ड होता है इफ बायर डज नॉट अप्रूव और रिजेक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये एक तीसरा पॉइंट होगा आपके पास। इसमें क्या है ना, मैं दाल लेकर आ गया, दाल लाने के बाद मैंने उनको अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन भी नहीं बताया। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है और मैं फिर बोलूंगा, आपने लॉ में इसको पढ़ा है, रीजनेबल टाइम। अगर कोई टाइम तय नहीं होता तो उसमें एक रीजनेबल टाइम उठा लिया जाता है। वैसे तो मैं यहाँ पे पूरा, अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज कुछ और है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाई ना दूंगा। हमारे पास सारे ऑप्शन है सर, टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। ये देखो, ये रे, उसने अपनी अप्रूवल दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने कोई ऐसा काम कर दिया है। इफ इट डज नॉट सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स, गुड्स अपने पास रखे हुए हैं और रिजेक्शन भी नहीं किया ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम इफ द टाइम हैज बीन फिक्स्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम इफ द नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड। तो अगर टाइम फिक्स हुआ था तो वो टाइम हो चुका है। आंटी ने मुझे बोला था बेटा जो भी होगा मुझे अभी बता देना रात तक, मैंने रात तक नहीं बताया, टाइम फिक्स हुआ था, पार हो गया, एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, सेल मान ली जाएगी। कुछ नहीं बताया तो एक दिन दो दिन मान लो सर, अगर मेरे वाले एग्जांपल की बात करूंगा तो एक दिन दो दिन मान लो, तो वो तो फिर केस टू केस रीजनेबल हो जाता है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी ऐसा हो गया है, कुछ भी हुआ है, तो वो सेल कंसीडर कर ली जाएगी। ये होता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब थोड़ा सा चैप्टर को समझते हैं, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इतना मुश्किल नहीं है कि इसको अलग से कुछ कराया जाए, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जो सेल आप कर रहे हो ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वो या तो कैजुअली है, कैजुअली का मतलब है वंस इन अ वाइल, कभी कभार। फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया रेगुलर सा ही, बहुत ज्यादा नहीं बट फ्रीक्वेंटली। मैंने, जैसे आपने पूछा सर कैसे करते हो, मैंने कहा हर 5 में से एक सेल जो है वो अप्रूवल रिटर्न बेसिस की होती है, वो फ्रीक्वेंटली है। कैजुअली क्या है, कैजुअली का मतलब हो गया सर कभी कभार, कभी 6 महीने में एक आधी सेल ऐसी हो गई तो हो गई। न्यूमरसली मतलब नंबर ऑफ, कोई गिनती नहीं है भाई, हर दूसरी सेल या लगभग सारी सेल ऐसी ही होती है, तो वो न्यूमरसली हो गई। अगर कभी कभार करते हो ना तो एक काम करना, जैसे ही आपने किसी को अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे सेल किया आप उसको ऑर्डिनरी सेल मान लेना। ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, जिस दिन सेल होगी उसी दिन ऑर्डिनरी सेल उसको मान लिया जाएगा। अगर फ्रीक्वेंटली है, बहुत बार है, तो आपको ना एक जर्नल बनाना पड़ता है, सेल्स और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड, जिसमें 4 कॉलम होते हैं, कितने गुड्स आपने सेंड किए, कितने रिटर्न हो गए, कितने अप्रूव हो गए, और बाकी जो बचा वो बैलेंस है 1 2 3। तो 1 - 2 - 3 इक्वल टू बैलेंस। आती है बात समझ? मैंने 5 लाख के गुड्स भेजे, उसमें से 1 लाख के रिटर्न हो गए, 1 लाख के अप्रूव हो गए, तो 2 लाख हटा दो, 3 लाख के अभी भी बैलेंस बच रहा है। अगर न्यूमरसली है तो आपको 2 अलग बुक्स बनानी पड़ेंगी, एक सेल रिटर्न डे बुक और एक सेल रिटर्न लेजर या अकाउंट कह लो। ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक, और इनको मेमोरेंडम बुक समझते हो?
वो बुक जो आपके फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, उसको मेमोरेंडम बुक कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया। अकाउंटिंग प्रोसेस पे आ जाओ। व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जिस दिन आप गुड्स को सेंड करोगे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में, उस दिन आप क्या करोगे? आप उसको नॉर्मल सेल मान लो, सेल मान लोगे। ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है या रिटर्न कर दिया गया है, तो इसी एंट्री को रिवर्स कर लो, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर। अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो कोई एंट्री करनी नहीं, क्योंकि आपने उसके एक्सेप्टेंस की एंट्री पहले ही सेल के रूप में कर दी थी। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया हायर प्राइस पे, सर मैंने आपको गुड सोल्ड किए, 1 हफ्ते का टाइम दिया और मैंने उसको सेल नोट कर लिया 5 लाख पे। 1 हफ्ते बाद आपने बोला मैं परचेज करने को तैयार हूँ 5 लाख पे। मैंने कहा नहीं भैया, वो 1 हफ्ते पहले की बात थी। हमारे गुड्स ऐसे हैं जिनका मार्केट में रेडीली अवेलेबल होता है, हर दिन इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। मान लो मैंने आपको सीमेंट बेचा है, तो सीमेंट में कभी भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। मैंने बोला अब ये 5 लाख का माल नहीं है मेरे भाई, 6 लाख का माल है। अगर आपको ये माल रखना है तो आपको 1 लाख और देना पड़ेगा। तो 1 लाख से मैं सेल और दिखा दूंगा, डिफरेंस इन प्राइस कि 1 लाख की सेल और दिखा दी। अगर लोअर पे है तो भाई पहले वाली एंट्री को रिवर्स कर लो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। एट द ईयर एंड, साल के अंत पे, when goods are lying with customer and the specified time limit is yet to expire, मैंने आपको 28 मार्च को कुछ गुड्स दिए थे और 1 वीक का टाइम था, लेकिन इसी बीच 31 मार्च आ गई, तो अभी 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ। आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं, क्या आप उसको सेल मान लोगे? आपने तो उसको पहले से ही सेल्स माना हुआ है। तो अब आप उसको रिवर्स करो, आप उसको रिवर्स करो, सेल्स को वापस रिवर्स करो, और ये जो गुड्स आपके पड़े हुए हैं उस कस्टमर के पास, उसको कॉस्ट पर, वैसे तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, पर मैं इन शॉर्ट कॉस्ट बोल दूंगा, कॉस्ट पर उसको रिकॉर्ड करो एज अ स्टॉक, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। मैं इसमें इलस्ट्रेशन देखता हूँ आपके साथ। आई होप आपको दिख रही होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, CE send goods to his customer on sales or return basis. Following transaction took place during 2016. पहला, send goods to customer on sale or return, cost plus 1/3। तो cost plus 1/3 का मतलब हो गया 1 लाख का 1/3 निकाल लो, यानी लगभग 33,000 आएगा। ठीक है, अब ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपकी जो पहली एंट्री बनी वो क्या बनी? आपकी पहली एंट्री बनी डेटर टू सेल्स, 1 लाख, 1 लाख। गुड्स रिटर्न कर दिए गए बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू डेटर, 40,000 के गुड्स रिटर्न आ गए। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल पे कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये आपने अप्रूवल पहले ही दिखा रखा है। 31 दिसंबर को गुड्स कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, कितना हो गया? 20। सर 1 लाख था, उस 1 लाख में से 40 हटा दो, 40 हटा दो तो 20 ही बचा ना। लेकिन ये जो 20 बचा है ये किस पर है? ये सेलिंग प्राइस पर है। ये 20,000 किस पर है? ये 20,000 सेलिंग प्राइस पर है। आपको किस पे निकालना है? कॉस्ट पे। तो पहले तो इस 20,000 की रिवर्स की एंट्री कर दो, सेल्स टू डेटर, 20,000, 20,000। अब आपको एक एंट्री करनी होगी, इन्हीं 20,000 की कॉस्ट, इन्वेंट्री विद कस्टमर, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इनकी कॉस्ट निकाल लो। आपको 1/3 दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो सेल का कितना हो गया? 1/4 मैंने आपको बताया था।
सेल है 20,000, तो 20,000 की सेल का 1/4 5,000 15,000, तो 15,000 की कॉस्ट आप यहाँ शो कर दो। 15,000 की कॉस्ट आप यहाँ शो कर दोगे। तो यही आपकी एंट्रीज थी, सिंपल सा केस है। अगर मैं आपको इसके थ्रू समझाऊं तो इसके थ्रू देख लो एक बार। वही एंट्री, पहली एंट्री ट्रेड रिसीवेबल आपने सेल मानी, जिस दिन आपने भेजा उस दिन सेल हो गई। फिर सेल्स रिटर्न वाली एंट्री हो गई टू ट्रेड रिसीवेबल। फिर ये जो अप्रूव हो चुके मतलब नहीं हुए उनको कैंसिल किया गया। पहले आपने इनवॉइस प्राइस पे कैंसिल किया, फिर उसको आपने अपनी इन्वेंट्री बनाई एट कॉस्ट। ये भी एक तरीका है, आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बेसिकली एक पॉइंट हो गया, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। As Limited send out its goods to dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sale and are passed through day book. आप सेल से मान लेते हो just before the end of accounting year on 31 मार्च 2016 200 such goods have been sent to a dealer at rupees 250, cost थी 200 on sale or return basis. Return basis and debited to his account. तो 200 सच गुड्स यानी ये आइटम हो गए ना, 250 ईच। ऑन ऑन ऑफ दीज गुड्स 31 मार्च 50 तो हो गए रिटर्न, 70 हो गए सोल्ड, तो 120 हो गए, बचे 80। तो 80 इंटू 250 एंड 80 इंटू 200, 20,000 16,000, 20,000 16,000, 80 इंटू 250 80 इंटू 200, 20,000 और 16,000। अब ये आपका रिवर्स होगा और ये आपका बनेगा स्टॉक। ये तो रिफंड रिटर्न वाली एंट्री है, ये अलग है। सेल्स टू ट्रेड, अच्छा इसने खाली ये वाली करी है क्या? नहीं, ये करी है 16,000, डन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला भी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, आप देख लेना। इलस्ट्रेशन 4 भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, कहोगे तो पढ़ देता हूँ। ई लिमिटेड ने सेंड किया है out its accounting machine costing rupees 200 each to their customer on sales or return basis. All such transactions are however treated like actual sale and are passed through the day book. ये सारी ट्रांजेक्शन जो हैं however treated like actual sale की तरह ट्रीट की जाती हैं, पास होती है शुरू डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 24 मार्च 2016। 300 such accounting machines were sent out an invoice price of rupees 280 each. तो वही सेम है, 300 इनवॉइस प्राइस है 280, इसमें से 90 मशीन एक्सेप्ट कर ली 250 ईच पर। एज द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग। सेम चीज़ है यार, क्या कराएं इसमें। ये आपने सेल्स को रिवर्स कर दिया, ये रिडक्शन हुई थी ना आपकी प्राइस की 30 रुपीज़ की, आपने 280 पे बेचा था बट उसने 250 पे एक्सेप्ट किया, तो 30 के अकॉर्डिंग आपने सेल्स को रिवर्स कर दिया और ये आपका कैंसिलेशन हो गया जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो, और फिर आपने उसको इन्वेंट्री बना लिया। A sends out goods on approval to few customer and include the same in sales account. On 31st March 2016, the trade receivable balance stood at rupees 1 lakh. ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 1 लाख, जिसमें कि इंक्लूड है रुपीज 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस। मिस्टर एक्स को इतना, मिस्टर वाई को इतना। मिस्टर एक्स ने तो सेंड कर दिया इंटीमेशन ऑन 30th अप्रैल, लेकिन 30th अप्रैल को किया ना, हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं। और मिस्टर वाई ने भी रिटर्न किया जाके 10 अप्रैल, यानी 31 मार्च तक आपके पास कुछ नहीं आया था। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है आपको 31 मार्च 16 को। शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग 26 अप्रैल। 26 अप्रैल कहाँ से, अच्छा अप्रैल 2016, सॉरी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज इन 31 वॉज रुपीज 60,000। तो 25% अबव है, तो 7,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर सकते हो हम लोग, डिवाइड बाय 125%, तो ये आ गया 5600। तो पहले आपने सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल कर लिया 7,000,
फिर इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग कर लिया 5600, और उसके बाद अप्रैल 2016 में आपने एंट्री करनी है, तो अब आप एंट्री कर लो। अप्रैल 2016 में इसने 30 अप्रैल को किया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, और 10 अप्रैल की एंट्री हो जाएगी। 30 अप्रैल को आपने ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, या आपने दोबारा सेल्स की एंट्री कर ली, बीइंग कॉस्टिंग ₹3200 सेंट ऑन मिस्टर एक्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम। तो उसने जो 3200 रुपये के एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये वो आ गए, खत्म कहानी। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख थे, उसमें से 7000 के कम हो गए। इन्वेंट्री 60,000 की थी, 5600 से बढ़ गई। ठीक है जी, ये तो एक पॉइंट हो गया जहां पर आपके जो गुड्स हैं वो गुड्स आप कैजुअली बेचते हो और आप उसको उसी दिन पर अपनी सेल मान लेते हो जिस दिन पर आपने गुड्स बेचे। अब हम बात करते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंटली बेचते हो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, वहां पर क्या होगा? आप बनाओगे एक टेबल, बड़ा अच्छा टेबल है ये, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स उसमें से कितने रिटर्न हो गए, कितने अप्रूव हो गए, कितना बैलेंस बचा, और उसमें भी अलग अलग, जैसे अप्रूवल के लिए आपने जो भेजा तो किस डेट को भेजा, क्या उसके पर्टिकुलर्स हैं, क्या अमाउंट है। गुड्स जो रिटर्न हो गए तो क्या डेट है, क्या पर्टिकुलर है, क्या अमाउंट है, वो सारी चीज़ें। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, इसमें कुछ खास नहीं है। जिस दिन अप्रूवल होगा कस्टमर टू सेल, फाइनल अकाउंट पे सेम चीज़ होगी, गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आता है, अगर आप रेगुलर बेच रहे हो, न्यूमरसली बेच रहे हो, तो ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा अजीब है। मेन जो अगर क्वेश्चन आ भी गया बाय चांस, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो फर्स्ट वाले पार्ट से आएगा। यहाँ पर ये क्या कहता है, कहता है अगर आप न्यूमरसली बेच रहे हो तो आप दो बुक बनाओगे, एक बनाओगे सेल और रिटर्न डे बुक, और एक बनाओगे सेल और रिटर्न अकाउंट, जिसको हम लोग लेजर बोल देते हैं। Ledger contain the account of the customer and sale or return total account. Day book is primarily book which record all transaction. पहले बनेगी सेल और रिटर्न डे बुक, जिसमें डेली बेसिस पर जो भी आप सेल कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, वो रिकॉर्ड होंगी, और यहां से इनका टोटल उठकर जाएगा सेल्स और रिटर्न लेजर में। प्रोसीजर देखना इस पर, इसका समझने की कोशिश करना। ये लास्ट टॉपिक है, इन पे कोई क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। When goods are sent to the customer on sale or return basis, they are first recorded in sales or return day book. आप उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो कहाँ पर, सेल्स और रिटर्न डे बुक में। देयर आफ्टर उसके बाद वो सेल और रिटर्न लेजर में आता है। सेल और रिटर्न लेजर में कैसे आता है, जितने भी कस्टमर्स हैं, बेचने वाले या रिटर्न करने वाले, उनको तो आप इंडिविजुअली डेबिट करते हो, और जो टोटल अमाउंट है सेल और रिटर्न अकाउंट का, वो क्रेडिट होता है टोटल से। ये तो हो गए जिस दिन आपने भेजे। जब भेजोगे तो क्या एंट्री करोगे, डेटर को डेबिट करोगे ना, तो वही किया आपने। जब वो गुड्स रिटर्न होंगे तो पहले तो वो होंगे, दे आर रिकॉर्डेड इनिशियली सेल और रिटर्न डे बुक में, उसके बाद सेल और रिटर्न लेजर में सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टोटल से, और जो इंडिविजुअल कस्टमर थे उनको इस बार क्रेडिट किया जाएगा इंडिविजुअली। यानी कस्टमर डेटर डेबिट भी होंगे इंडिविजुअली और क्रेडिट भी होंगे इंडिविजुअली। जो सेकंड एस्पेक्ट है टोटल वाला, वो आप डेबिट क्रेडिट जो करोगे वो इन टोटल करोगे, इन टोटल करोगे। When the business receive information about acceptance of goods or no intimation is received within specified time, they are recognized as sale and are recorded in sales day book. वहां से जाएगी वो आपकी सेल्स बुक में। तो पीरियोडिकली क्या होगा, पीरियोडिकली का मतलब होता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक महीने में, हर 15 दिन में, हर हफ्ते, इसको कहते हैं पीरियोडिकली। द टोटल ऑफ सेल डे बुक, सेल बुक की बात हो रही है अब यहाँ, सेल डे बुक इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड डेबिट इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। और जो पहले आपने अप्रूवल पे बेचा हुआ था उसके लिए आप रिवर्स एंट्री कर दोगे, सेल्स और रिटर्न को आप लोग क्या कर दोगे, डेबिट, और इंडिविजुअल कस्टमर को क्या कर दोगे, क्रेडिट। द एंट्रीज फॉर द अप्रूव्ड गुड्स, अब जो गुड्स अप्रूव हो गए उसकी एंट्री बता रहा है ये। सेल्स बुक में क्या एंट्री करोगे, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपका सेल्स बुक में इंडिविजुअल कस्टमर टू सेल्स, और सेल्स और रिटर्न में रिवर्स कर दो। सेल्स और रिटर्न में क्या रिवर्स कर दिया, सेल और रिटर्न टू इंडिविजुअल कस्टमर। एट द एंड तो वही सेम एंट्री जो आप करते हो।
ठीक है जी, इसमें और कुछ खास बताने वाला है नहीं। वरना लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल आर गुड्स फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली बीच वाला हो गया। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन सेल जनरल, सेल कहाँ से आ गई, सेल और रिटर्न जर्नल, गुड्स रिटर्न जर्नल, सेल और रिटर्न जर्नल आप बनाओगे, सेल्स और रिटर्न डे बुक। देख लो इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर रहा था फर्स्ट का सी। सेल और रिटर्न डे बुक और सेल्स और रिटर्न आर नोन एज मेमोरेंडम बुक्स, क्योंकि वो रेगुलर बुक्स नहीं है आपकी। ए सेंट सम गुड्स कोस्टिंग रुपीज 3500 एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस ऑन बी, ऑन सेल टू बी, बी रिटर्न कर देता है इस 3500 में से 800 के कुछ उसने रिटर्न कर दिया एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिमेनिंग गुड्स वर नाइदर रिटर्न नोर अप्रूव्ड, द इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी शोन, इन्वेंट्रीज ऑन अप्रूवल विल बी शोन इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगी, ये कॉस्ट है, ये पहले से ही कॉस्ट है 3500, और ये भी कॉस्ट है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो 2700 पे शो हो जाएगी। अब मर्चेंट सेंड आउट इट्स गुड्स कैजुअली टू इट्स डीलर ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो कैजुअल वाला ही आएगा। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल एंड आर पास थ्रू सेल्स बुक। 31 दिसंबर को इट वाज फाउंड एट 100 आर्टिकल जिनकी सेल प्राइस ये थी, अप्रूवल पे भेजे थे, एक्चुअल सेल के तौर पे रिकॉर्ड हो गए हैं। द सेल प्राइस वाज मेड एट अ कॉस्ट प्लस 25%। सेल प्राइस कैसे बनेगा, कॉस्ट प्लस 25%। तो अब इसका कॉस्ट प्लस 25% का मतलब हो गया 200 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, तो 160 आ गया इंटू 100, तो 16,000, ये आपकी इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, फिफ्थ है उमेश सेंड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एज फॉलो। 8 जनवरी को ये कस्टमर का नाम है, ये सेल प्राइस है, ये गुड्स एक्सेप्टेड है, ये गुड्स रिटर्न है। आपको इन्वेंट्री बतानी है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 31 जनवरी को, तो 3500, 3000 गुड्स एक्सेप्ट हो गए, 500 रिटर्न हो गए, तो यहाँ आ गया नील। 10 जनवरी को इसको 2800 बेचा, 2800 के एक्सेप्ट हो गए, तो यहाँ भी इन्वेंट्री आ गई नील, यहाँ भी इन्वेंट्री आ गई नील। 1260 थे, 1000 एक्सेप्ट हो गए, 200 यहाँ भी रिटर्न हो गए, तो यहाँ भी आ गई नील। ये क्या बात है, फिफ्थ का आ गया आपका बी। एक बार देख लूँ फिर भी, ठीक। सिक्स, कंपनी सेंड करती है, ये तो कुछ खास नहीं है, आप देख लेना। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2 कार, कॉस्ट है 55,000 ईच, यानी 1,10,000 हो गई, सेंड की थी, हैव बिन डेबिटेड टू कस्टमर एट 75,000 ईच। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर है वो तो 55,000 पे ही आप दिखाओगे ना, मतलब 55 नहीं, 1,10 आएगा ना। ठीक है जी, और तो इसमें अंडर सेल ऑन रिटर्न ऑन अप्रूव द ओनरशिप ऑफ गुड्स, यस, इसको आप देख लेना। सेल ऑफ गुड एक्ट में भी आपने पढ़ा है कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर ओनरशिप क्या पास होती है, हाँ होती है, व्हेन वो अपना अप्रूवल दे दे या फिर गुड्स स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न ना करे, यानी दोनों। ट्रांजेक्शन आर फ्यू, सेलर जब सेंड करता है गुड्स को उसको ऑर्डिनरी सेल मान लेता है और नॉर्मल सेल भी करता है। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना मेरे साथ। अ फर्म, क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ, एक महीने का स्पेसिफाइड टाइम है। मई 2016 में कुछ डिटेल्स ऑफ गुड्स आपको जो सेंड किए हैं वो बताइए। डेट 2 मई, 8 मई, 12, 18, 20, 27, कस्टमर के नाम, इस वैल्यू के गुड्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, तो इन्होंने रिटर्न कर दिया है माल, पी एंड क्यू। बी डी ई सिग्निफाई, बी, डी और ई ने कहा जी हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट,
आपको सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है, एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है ऑन 15 जून 2016। देखना मैं यहीं आपको दिखा रहा हूँ, सेल और रिटर्न अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप दिखाओगे टोटल टू सन्ड्रीज। आप एक बार एक काम करना ना, हाँ जी, इनका टोटल करो जरा एक बार, 15 और 20 35, 35 प्लस 28 63, 63 और 3 66, 66 और एक 67 प्लस 26,000, तो टोटल 93,000 की आपने सेल की है। इस 93,000 को हमने यहाँ शो कर दिया, या आपने सेल कर दिया, सेल क्रेडिट हो गया ना आपका बाय सन्ड्रीज, ये आपने 31 मई 2016 ये आपने सेल कर दी। अब इसमें से कितनी आपकी सेल हो गई है और कितनी रिटर्न हो गई है, ये 15,000 वाली रिटर्न हो गई और 28,000 वाली रिटर्न हो गई। तो 15 और 28, 5 2 और 1 3, 43,000। तो 43,000 की रिटर्न हो गई, 24,000 की सेल हो गई और बाकी आपका बैलेंस आ गया। 24,000 कौन से थे, 24 ये थे, 15,000 20,000 इसकी थे, 3,000 इसका और 1,000 इसका, इसका कुछ हुआ नहीं है, यही बैलेंस है 26,000। एक आपको कस्टमर पी भी बनाना है फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, ये पी का था, तो पी का एक बाय सेल और रिटर्न 15,000, टू सेल और रिटर्न 15,000, ये आपका रिवर्स कर दिया आपने, डन, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सा था, तो मैंने कहा करा दूं, बस बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो बच्चे ये आपका चैप्टर था, मैंने आपके साथ एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कवर हो जाएगा एक बड़ा चैप्टर, यानी डेप्रिसिएशन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और सेल ऑन अप्रूवल भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ये स्पेशल ट्रांजैक्शन बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है। इस स्पेशल ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज जो पहले वाला पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ आपको पहले ही। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा एक सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भी मैंने आपको करा दिया। मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा एवरेज ड्यू डेट की, इस वाले पॉइंट की। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट में क्या हम लोग आज ही स्टार्ट कर सकते हैं इसको, तो वैसे टाइम है हमारे पास अभी। तो मैं एक काम कर लूँ आपके साथ, एवरेज ड्यू डेट को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे इसको। या चलो फिर लेक्चर खराब हो जाएगा हमारा, लंबा जाएगा लेक्चर, तो अभी इस लेक्चर को मैं यहीं रोक देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एवरेज ड्यू डेट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, रिवाइज कीजिएगा।